नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के मीनिंग के बारे में डिस्कस किया था। अब सवाल आता है कि अगर एक्लिप्स लॉ कंप्लीटली खत्म नहीं होता तो फिर वो किन सिचुएशंस में अपना इफेक्ट बनाए रखता है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे लॉ का इम्पैक्ट मेनली 3 सिचुएशंस में देखा जाता है। अब हम इन 3 सिचुएशंस को देखते हैं। सिचुएशन नंबर 1 बात करता है पास्ट ट्रांजेक्शन्स के लिए। सिचुएशन नंबर 2 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एक्वायर किए गए राइट्स और लाइबिलिटीज के लिए। सिचुएशन नंबर 3 बात करता है नॉन सिटीजन्स के राइट्स के डिटर्मिनेशन के लिए। अब हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 1 की, फॉर ऑल पास्ट ट्रांजेक्शन्स। इसमें बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले इस लॉ के तहत जो भी ट्रांजेक्शन्स, एक्शंस या प्रोसीडिंग हो चुकी थी पहले, उन पर इस लॉ का इफेक्ट बना रहेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स उन्हें इनवैलिड नहीं बनाता। सिचुएशन नंबर 2 बात करता है फॉर राइट्स एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज इनकर्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले किसी व्यक्ति ने इस लॉ के तहत जो भी राइट्स एक्वायर किए या जो भी लाइबिलिटीज इनकर की थी उन पर भी इस लॉ का प्रभाव बना रहेगा और उन्हें इन्फोर्स किया जा सकता है। सिचुएशन नंबर 3 बात करता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ नॉन सिटीजन्स। इसका मतलब यह है कि जहां फंडामेंटल राइट लागू नहीं होते, खासकर नॉन सिटीजन्स के मामलों में, वहां एक्लिप्स लॉ अब भी लागू हो सकता है और उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस का डिटर्मिनेशन कर सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के अकॉर्डिंग एक्लिप्स लॉ पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता। ये कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हुए ट्रांजेक्शन्स को गवर्न करता रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एक्वायर किए गए राइट्स और इनकर की गई लाइबिलिटीज को प्रोटेक्ट करता है और नॉन सिटीजन्स के मामले में भी लागू हो सकता है। अब सवाल आता है कि ये डॉक्ट्रिन आया कहाँ से। इस डॉक्ट्रिन को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार भीखाजी नारायण के केस में 1955 में एक्सप्लेन किया। इस केस में मोटर व्हीकल एक्ट 1939 का सेक्शन 43 गवर्नमेंट को पावर देता था कि वो मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस को अपने कंट्रोल में ले सकती है और प्राइवेट ऑपरेटर्स को बाहर कर सकती है। लेकिन जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब ये प्रोविजन आर्टिकल 19 क्लॉज 1G के खिलाफ हो गया, जो सिटीजन को प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस करने की फ्रीडम देता है। इसीलिए सेक्शन 43 कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, बल्कि फंडामेंटल राइट की वजह से एक्लिप्स यानी इनऑपरेटिव हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉ डेड नहीं था, बस फंडामेंटल राइट की शैडो में चला गया था। फिर 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में बदलाव किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने स्टेट को ट्रेड या बिजनेस में मोनोपोली रखने की परमिशन दे दी। अब जो कॉन्फ्लिक्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 1G और सेक्शन 43 के बीच था वो खत्म हो गया। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 43 पहले से ही स्टैट्यूट बुक में मौजूद था, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उस पर सिर्फ एक्लिप्स लग गया था। जैसे ही आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में अमेंडमेंट हुआ वो एक्लिप्स हट गया और सेक्शन 43 फिर से इफेक्टिव हो गया। अब हम इस केस का कंक्लूजन समझ लेते हैं जल्दी से। भीखाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कंप्लीटली वॉइड नहीं होते, वो सिर्फ एक्लिप्ट हो जाता है और इनकंसिस्टेंसी हटने पर फिर से ऑपरेटिव हो सकता है। इसी प्रिंसिपल को हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। थैंक यू।